अगले ही पल उसने अपना फोन निकाला और अपना लाइव अकाउंट खोल दिया। अगली सुबह मेरे दोस्त लाओ गुई ने लगातार मैसेज करके मुझे जगा दिया। फोन खोला तो देखा वांग बाडान और मू शिंगवान फिर से हॉट सर्च में थे। खबर थी कि दोनों साथ रह रहे हैं और शायद जल्द ही शादी करने वाले हैं। रात की लाइव स्ट्रीम में वांग बाडान वही कपड़े पहने हुए था और शर्माते हुए कह रहा था कि पिछली रात वह मू शिंगवान के घर था। उसकी बातों से सब कुछ बेहद संदिग्ध लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वीडियो ध्यान से देखने लगा, सारे ट्रेंडिंग पोस्ट अचानक गायब हो गए। तभी वांग बाडान ने एक नई तस्वीर पोस्ट की। उसने लिखा था, आज धूप बहुत अच्छी है और वह उससे भी बेहतर है। तस्वीर में वह मुंह परिवार के बगीचे में खड़ा था और हाथ में ताजा तोड़ा हुआ बैंगनी गुलाब था। पीछे दूसरी मंजिल पर मू शिंगवान की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उस गुलाब को देखते ही पहचान लिया। वे वही लुई 14वें गुलाब थे जिन्हें मैंने हमारी शादी के साल अपने हाथों से लगाया था और 2 साल तक बड़ी मेहनत से पाला था। अब वांग बाडान उन्हें तोड़कर ऐसे दिखा रहा था जैसे वे उसके हों। मेरा हाथ फोन पर कस गया, लेकिन बगल में सो रहे अपने बच्चों को देखकर मेरे दिल की सारी कड़वाहट शांत हो गई। मेरे पास 2 बेटियां थीं, एक बेटा था। उस शादी से दूर होकर मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश था। मेरा बेटा ये बोयुआन जागा तो रोने के बजाय सीधे अपनी छोटी सी बाहें मेरी तरफ बढ़ाने लगा। मैंने उसे गोद में उठा लिया और वह मेरे सीने से लगकर बोला, पापा, याद आ रहे थे। मैंने तीनों बच्चों को नाश्ता कराया और उन्हें स्कूल छोड़ाया। दूसरी तरफ मू शिंगवान पूरी रात सो नहीं पाया था। उसका सिर दर्द इतना बढ़ चुका था कि दर्द की दवा भी खत्म हो गई थी और असर भी नहीं कर रही थी। आखिरकार उसके सचिव ने उसे अस्पताल पहुंचाया। संयोग से मैं भी उसी अस्पताल में था, लेकिन उसके लिए नहीं। मैं अपने नए क्लाइंट की बेटी का इलाज देखने आया था। उसके परिवार ने उसे हाल ही में वापस पाया था और उसकी तबीयत खराब थी। मैंने उसका इलाज अपने हाथ में लिया था। मू शिंगवान के सचिव ने मुझे अस्पताल में देखा और तुरंत समझ गया कि मैं पास वाले कमरे में हूं। वह वापस जाकर मू शिंगवान को बताने से डर रहा था, लेकिन मुंह ने उसकी चुप्पी से सब समझ लिया। थोड़ी देर बाद सचिव ने मुझे रोककर कहा, सर, मुंह की हालत बहुत खराब है, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। मेरे दिल में एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन पिछली रात की वांग बाडान वाली लाइव स्ट्रीम याद आते ही मेरा दिल फिर कठोर हो गया। मैंने शांत आवाज में कहा, आपने गलत आदमी को बुलाया है। उसे तकलीफ है तो वांग बाडान को बुलाइए। मैं अब उसका पूर्व पति हूं। मैं वहां से चला गया और घर जाकर बेटे के साथ समय बिताया। फिर शाम को बेटियों को लेने स्कूल पहुंचा। दोनों बेटियां मुझे देखते ही दौड़कर अपने छोटे भाई ये बोयुआन के पास पहुंची। बेटे के हाथ में 3 स्ट्रॉबेरी तांगुलू थे। वह गर्व से दोनों बहनों के साथ उन्हें बांटने लगा। तभी मू शिंगवान की ठंडी आवाज पीछे से आई, तुम बच्चों को ये जंक फूड क्यों खिला रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर कहा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा खा लो, घर जाकर दांत साफ कर लेना। बेटे ने एक स्ट्रॉबेरी मुझे खिलाई, फिर वही स्ट्रॉबेरी मुंह शिंगवान की तरफ बढ़ा दी। उसने अनजाने में उसे खा लिया। बच्चा तुरंत गंभीर होकर बोला, पापा को परेशान मत करना, और दौड़कर मेरे पास वापस आ गया। बच्चों के चले जाने के बाद मैं मू शिंगवान से अकेले में बात करने पेड़ के नीचे गया। मैंने कहा, कुछ समय तक बच्चे मेरे साथ रहेंगे। उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसने बच्चों के लिए कई क्लासेस भी तय कर रखी हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, वे अभी सिर्फ 6 साल के हैं। वह चुप हो गया तो मैंने सीधी बात कही, तुम बच्चों को वापस ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, लेकिन पहले अपने घर के उस कीड़े को साफ करो। मू शिंगवान तुरंत समझ गया कि मैं वांग बाडान की बात कर रहा हूं। वो उसका बचाव करने वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। शियाओटिंग और शियाओ शियू मेरी बेटियां हैं। मैं उनका पिता हूं। मैं दोबारा उन्हें जहर खाकर अस्पताल में बेहोश पड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी बेटियों के जहर दिए जाने के दिन याद आते ही मेरा शरीर कांप उठा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझसे सुन लो, मैं अपने बच्चों को हत्यारे के साथ कभी नहीं रहने दूंगा। मेरी बात सुनकर मुशिनवान भड़क गई। वह मेरे सामने आकर बोली कि अगर वांग बाधान सच में दोषी निकला तो वह उसका बचाव नहीं करेगी, लेकिन बिना पक्के सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं गुस्से से हंस पड़ा। सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम उसे निर्दोष मान रही हो। क्या तुम उसे पसंद करते करते इतनी अंधी हो चुकी हो?
वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या तुम्हें लगता है कि एक मां अपनी बेटियों को जहर दिया हुआ देखना चाहेगी? मैंने बेरुखी से कहा, कौन जाने। तभी उसका पुराना सिरदर्द फिर शुरू हो गया। उसने माथा दबाया और उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ने लगा। मैं बच्चों को लेकर जाने लगा और कहा, बच्चे अभी मेरे साथ रहेंगे। जब तुम वांग बाधान को ठीक से संभाल लोगी तब हम बात करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। अगले ही पल उसका पूरा शरीर मेरी तरफ झुक गया और उसका सिर मेरे कंधे पर आ गिरा। मैं उसे संभालते हुए पीछे हटा और मेरी पीठ पेड़ से जा लगी। मैंने उसकी नब्ज जांची। बहुत कमजोर थी। उसका शरीर असामान्य रूप से गर्म था। तब मुझे एहसास हुआ कि यह औरत काफी समय से बीमार थी। जब मूशिनवान को होश आया, वह मेरे घर के गेस्ट रूम में बिस्तर पर लेटी थी। उसके शरीर और सिर पर कई पतली चांदी की सुइयां लगी थीं। वह उठने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा थोड़ा खुला। सबसे पहले छोटा ये बोयुआन दूध की बोतल लेकर अंदर झांका। उसके पीछे ये शियू और ये टिंग भी धीरे धीरे अंदर आईं। अपनी मां को इस हालत में देखकर दोनों बेटियां तुरंत मुझे बुलाने दौड़ गईं और मुझसे अपनी मां को ठीक करने की विनती करने लगीं। बोयुआन वहीं बिस्तर पर बैठकर दूध पीता रहा और उत्सुकता से सुइयों को देखता रहा। मैं अंदर आया और धीरे धीरे उसकी सारी सुइयां निकालने लगा। बच्चों ने घबराकर पूछा, मम्मी ठीक हो जाएंगी? मैंने कहा, हां, चिंता मत करो, बस सोने दो, ठीक हो जाएंगी। लेकिन येटिंग फिर भी परेशान थी। उसने धीरे से पूछा, पापा, क्या आज मम्मी हमारे साथ यहीं सो सकती हैं? मैं उनके साथ रहना चाहती हूं। शिव भी तुरंत बोली, मैं भी मम्मी के साथ सोऊंगी। दोनों बेटियों की उम्मीद भरी आंखों को देखकर मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। मैंने कहा, अगर तुम्हारी मम्मी खुद चाहेंगी तो वह यहां रह सकती हैं। मुझे उम्मीद थी कि मूशिनवान तुरंत मना कर देगी, लेकिन उसने अचानक सिर हिलाकर हां कर दी। बच्चे खुशी से उछल पड़े। वाह, अब हम पापा, मम्मी, बहनों और छोटे भाई के साथ रहेंगे। बच्चों के कमरे में जाने के बाद मैंने उसे देखा और पूछा, तुमने बच्चों को यहां रहने की इजाजत क्यों दी? उसने मेरी बात काटते हुए कहा, क्या इसलिए कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे नफरत करते हो और अपनी बेटियों को भी मुझसे दूर रखना चाहते हो? मैं कुछ नहीं कह सका। जाते जाते मैंने उसे अस्पताल जाकर पूरी जांच करवाने की सलाह दी, क्योंकि उसका सिरदर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अगली सुबह जब मैं नीचे आया तो हैरान रह गया। मूशिनवान अभी भी वहीं थी और तीनों बच्चों के साथ नाश्ता कर रही थी। बच्चों ने उसे देखते ही पूछा, मम्मी, अब तबीयत कैसी है? सिर दर्द तो नहीं हो रहा? शिव ने मासूमियत से पूछा, मम्मी, अगर आप बीमार हैं तो क्या आप आज स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर आराम कर सकती हैं? मैं टीचर को फोन कर दूंगी। तभी मेरा फोन बजा और मैं बाहर चला गया। वापस आया तो दोनों बेटियां स्कूल के लिए तैयार थीं। शिव ने अचानक मूशिनवान का फोन उठाया और अपनी टीचर को फोन कर दिया, मम्मी बीमार हैं, इसलिए आज उन्हें आराम चाहिए। आप मत आइए, मम्मी पापा के घर पर हैं। इसके बाद वह दौड़कर मेरे पास आई और मेरा पैर पकड़ लिया। पापा, क्या मैं आज स्कूल नहीं जाऊं? मैं मम्मी की देखभाल करना चाहती हूं। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। मम्मी की देखभाल करने के लिए घर पर लोग हैं, तुम दोनों को स्कूल जाना चाहिए। वह उदास होकर बोली, लेकिन मैं पापा और छोटे भाई के साथ रहना चाहती हूं और मम्मी की देखभाल भी करना चाहती हूं। मैंने उसे समझाया, पहले स्कूल जाओ, अगर मम्मी की तबीयत खराब हुई तो वह अस्पताल जाएंगी। तुम्हारे लौटने तक शायद वह बिल्कुल ठीक हो चुकी होंगी। शिव ने पूछा, सच? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ हाँ, डॉक्टर उन्हें कुछ इंजेक्शन देंगे और वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। बोयुआन ने तुरंत दोनों हाथ उठाकर खुशी से कहा, 10 इंजेक्शन। ये टिंग ने मासूमियत से पूछा, मम्मी को कूल्हे वाला इंजेक्शन भी लगेगा? मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, जबकि मुंह शिनवान का चेहरा शर्म और गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया। दोनों बेटियों को स्कूल भेजने के बाद मुझे लगा कि अब मुंह शिनवान जरूर चली जाएगी, लेकिन वह वापस गेस्ट रूम में गई और फिर से बिस्तर पर लेट गई। तभी सेक्रेटरी लैपटॉप और दस्तावेज लेकर अंदर आया। उसने बताया कि दोनों बेटियों ने फोन करके कहा था कि मू शिंगवान आज मेरे घर आराम कर रही है, इसलिए वह कंपनी के जरूरी कागज लेकर आया है। मैंने हाउसकीपर से पूछा तो उसने बताया कि मू शिंगवान नाश्ते के बाद गेस्ट रूम में चली गई थी। तभी मेरी नजर सेक्रेटरी के हाथ में पड़े बैग पर गई। इसमें भी दस्तावेज हैं?
वह मुस्कुराया, नहीं, इसमें मुजोंग के बदलने के कपड़े हैं। मू शिंगवान कमरे से बाहर आई, बैग और दस्तावेज लिए और वापस अंदर चली गई। मैं नहाने के बाद सोऊंगी, दोपहर के खाने के लिए मत बुलाना। मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले सेक्रेटरी भाग चुका था। कुछ देर बाद मू शिंगवान ने वही नाइट गाउन पहन लिया जो मैंने कभी उसके लिए खरीदा था, लेकिन उसने कभी नहीं पहना था। बाद में वही कपड़ा उसके दूसरे आदमी के पास दिखाई दिया था। उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने व्यंग्य से कहा, क्या मुझों के पास अब अपने वर्तमान प्रेमी के लिए नाइट गाउन खरीदने के पैसे भी नहीं हैं? या कपड़े बदलकर पहनना आपकी कोई खास पसंद है? मू शिंगवान ने भौहें सिकोड़कर कहा, आज मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। अगर कोई शिकायत है तो सीधे कहो। मैं जाने लगा, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया। तुमने अभी क्या कहा? पूर्व पति का खरीदा नाइट गाउन वर्तमान प्रेमी को दिया? अपनी बात पूरी करो। मैंने कहा, जानना है तो उस आदमी की लाइव स्ट्रीम देख लेना। मैं जाने लगा तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। तुम मेरे सामने नहीं बताना चाहते, लेकिन मुझे किसी दूसरे आदमी की लाइव स्ट्रीम देखने को कह रहे हो? मैंने उसका हाथ झटक कर उसके नाइट गाउन का कॉलर खींच दिया। तभी उसके गले के नीचे कई छोटे लाल निशान दिखाई दिए। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, मुंह मैडम, ये किस तरह का शौक है? उसका चेहरा बदल गया। रुको। वह बाथरूम में चली गई। जब वापस आई तब तक मैं जा चुका था। वह मेरा पीछा करना चाहती थी, लेकिन 4 बॉडीगार्ड सीढ़ियों पर खड़े थे। मुशिंगवान ने उन्हें देखकर समझ लिया कि मैंने उससे बचने के लिए सुरक्षा लगाई थी। असल में वह सिर्फ यह देखने आई थी कि बच्चे मेरे घर में खुश हैं या नहीं। लेकिन पहले ही दिन उसे मेरे सामने सफाई देनी पड़ गई। तभी उसके फोन पर कॉल आई। दूसरी तरफ वांग था। कल रात तुम घर क्यों नहीं आई? आज रात आओगी? मैंने कुछ नए व्यंजन सीखे हैं, तुम्हारे और बच्चों के लिए बनाना चाहता हूं। मू शिंगवान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। वांग बोला, मैं दिल से करना चाहता हूं। तलाक के बाद बच्चों के पास पिता नहीं है। इन 2 सालों में मैं। मू शिंगवान ने उसे रोक दिया। मिस्टर वांग, मैंने तुम्हें अपने घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि 2 साल पहले तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। वांग की आंखें लाल हो गईं। इन 2 सालों में साथ रहने के बाद भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ नहीं है? नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में कभी प्रेमी के रूप में नहीं सोचा, अतीत में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं। फोन कटते ही वांग के चेहरे पर चिंता की जगह खतरनाक मुस्कान आ गई। जासूस ने उसे वीडियो भेजा था। उसमें दिख रहा था कि मू शिंगवान कल मेरे साथ घर आई थी और आज उसने अपने कपड़े भी मंगवा लिए थे। उसे डर था कि कहीं मेरा और मू शिंगवान का रिश्ता दोबारा न जुड़ जाए। उसने तुरंत मैसेज किया, जल्दी से ये सारे वीडियो बाहर भेज दो। उधर मैं बच्चों के साथ घर में था। स्कूल से लौटते ही दोनों बेटियां मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने की मेज तक ले गईं। रसोई से खुशबू आते ही दोनों खुशी से बोलीं, पापा, आज फिर ताकत वाली सूप है। मैं मुस्कुराया, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? दोनों हंस पड़ीं। बच्चों की तबीयत ठीक होने के बाद मैं उनके लिए नियमित रूप से पौष्टिक सूप बनाता था और उन्हें यह बहुत पसंद था। तभी छोटी बेटी ने अपनी कटोरी मू शिंगवान की तरफ बढ़ाई। मम्मी, पापा कहते हैं यह शरीर के लिए अच्छा है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप मेरी वाली पी लो। मू शिंगवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ये पापा ने खास तुम्हारे लिए बनाया है, तुम खुद पी लो। उसी समय मैं बो युआन को गोद में लेकर वहां आया। मू शिंगवान की नजर भी मेरी तरफ उठ गई। खाने की मेज पर मैंने सिर्फ तीनों बच्चों का ख्याल रखा और उसे नजरअंदाज करता रहा। अगली सुबह मू शिंगवान चली गई और मैंने राहत की सांस ली। बच्चों को स्कूल छोड़कर मैंने दाढ़ी बनाई, फॉर्मल कपड़े पहने और अकेला गाड़ी चलाकर शियान बिल्डिंग पहुंचा। सबसे ऊपरी मंजिल के घूमने वाले रेस्टोरेंट में जियांग जीशु काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। उसका भाई जियांग वानचिंग मेरा यूनिवर्सिटी रूममेट था। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि अगर उसकी बहन को कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं उसकी मदद जरूर करूं। इसीलिए आज मैं जियांग जीशु के सामने खड़ा था। वह मुझे देखते ही गिड़गिड़ाने लगा, चेन भाई, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मुझे पता है कि आप जियान लैब के लोगों को जानते हैं। उसकी बात सुनने के बाद मैंने पूछा, जिस लड़के को तुमने धोखा दिया, जो तुमसे बचने के लिए मरना चाहता था, क्या तुम्हें लगता है कि वह सच में जागना चाहेगा? जियांग जीशु का चेहरा सफेद पड़ गया। चेन भाई, मैं बस चाहता हूं कि वह जिंदा रहे।
मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें पता था कि वह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो फिर तुमने उसके साथ धोखा क्यों किया? वह चुप हो गया। मैंने कहा, मैं उसे बचाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। वह तुरंत खुश हो गया। धन्यवाद चेन भाई। मैंने उसकी तरफ देखा। लेकिन आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आगे से मुझसे संपर्क मत करना। मैं जाने लगा तो वह पीछे भागा। चेन भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह जागा या नहीं? मैंने रुक कर कहा, अगर वह मर गया तो कोई तुम्हें खबर देगा। अगर कोई संपर्क नहीं करता तो समझ लेना कि वह जिंदा है और वह तुमसे मिलना नहीं चाहता। इसकी वजह तुम खुद जानते हो। वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, प्लीज मुझे ब्लॉक मत करना, कभी कभी बस एक मैसेज कर देना। उसे नहीं पता था कि जियान लैब का असली संस्थापक मैं ही था। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने मू शिंगवान खड़ी थी। उसकी नजर सीधे मेरे हाथ पर पड़े जियांग जीशु के हाथ पर गई। वह ठंडे स्वर में बोली, क्या कर रहे हो? जियांग जीशु जैसे मेरा बचाव करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे अपने पीछे कर दिया। मू शिंगवान ने यह देखा और शायद समझी कि मैं उसकी रक्षा कर रहा हूं। मैंने बस कहा, कुछ नहीं। लिफ्ट नीचे जाने लगी और जियांग जीशु फिर भी मुझसे माफी मांगता रहा। मैंने उन सभी लोगों से रिश्ता खत्म कर दिया है, मुझे एक और मौका दे दो। लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और घर चला गया। बेटे को सुलाने के बाद मैं कमरे से बाहर निकला तो मू शिंगवान दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं। जियांग जीशु की निजी जिंदगी बहुत खराब है। 1 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मैंने कहा, मैं उससे सिर्फ उसके भाई का एहसान चुकाने गया था। मैं उस लड़के को बचाना चाहता हूं। अस्पताल में उसकी जांच के बाद मैं उसके इलाज के बारे में सोच रहा था। शायद मुझे खोया हुआ देखकर मुशिंगवान को लगा कि मैं किसी दूसरी औरत के बारे में सोच रहा हूं। उसने अचानक पूछा, क्या हमारी शादी का प्रमाण पत्र भी तुम्हें रोक नहीं सकता? मैं हैरान होकर बोला, कौन सा प्रमाण पत्र? मुझे समझ आया कि वह फिर से गलतफहमी में थी। मैंने सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने बस कहा, 1 कप कॉफी की बात है, इतनी परेशानी क्यों? तभी मेरे फोन पर एक जरूरी कॉल आई। कॉल सुनते ही मुझे समझ आ गया कि मामला जिंदगी और मौत का है। मुझे तुरंत जियान लैब जाना था। मैंने लाओ गुई को हेलीकॉप्टर तैयार करने को कहा और घर की सुरक्षा के लिए 2 गुने बॉडीगार्ड लगा दिए। अगले दिन मू शिंगवान ने अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ा और अचानक मेरे बेटे बो युआन के बारे में सोचकर घर लौट आई। बो युआन ने दरवाजे की आवाज सुनकर सोचा कि मैं वापस आ गया हूं। वह खुशी से दौड़ा, लेकिन सामने मू शिंगवान को देखकर उसका चेहरा उतर गया। मू शिंगवान उसके सामने बैठी और बोली, बो युआन, क्या तुम आंटी के साथ कंपनी चलोगे? आधे घंटे बाद वह उसे गोद में लेकर कंपनी की प्राइवेट लिफ्ट से बाहर निकली। जैसे ही असिस्टेंट ने बच्चे को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। कुछ ही देर में पूरे कंपनी ग्रुप में खबर फैल गई, मुजोंग एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर ऑफिस आई हैं। बच्चे की आंखें और नाक तो मुजोंग जैसी हैं। सच में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। कहीं ये मुजोंग का दूसरा बच्चा तो नहीं? उधर ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मू शिंगवान ने पहली बार छोटे बो युआन को अपनी गोद में बैठा रखा था। ऑफिस में उसके लिए ढेर सारे नए खिलौने पड़े थे और उसकी साफ सुथरी डेस्क पर बो युआन की बनाई हुई चीजें सजी थीं। यहां तक कि उसके महंगे सूट पर एक कार्टून बैज भी लगा था। खेलते खेलते बो युआन उसके पास आया और मासूमियत से बोला, नींद आ रही है। उसने अपने बिखरे बालों की तरफ भी इशारा किया। मू शिंगवान की ठंडी आंखें तुरंत नरम पड़ गईं। उसने बेहद प्यार से उसके बाल ठीक किए। जब बो युआन उसकी गोद में सो गया, तब उसने देखा कि बच्चा उसकी शर्ट को ठीक वैसे ही पकड़कर सो रहा था जैसे उसके पिता कभी करते थे। मू शिंगवान ने उसे सावधानी से आराम करने वाले कमरे में सुलाया, लेकिन बो युआन ने उसकी शर्ट नहीं छोड़ी। मजबूर होकर वह भी उसके पास लेट गई और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाती रही। फिर भी उसे चिंता थी, इसलिए उसने ऑफिस की निगरानी वाली स्क्रीन खोल ली और बो युआन को देखते हुए मीटिंग में चली गई। मीटिंग शुरू हुई तो उसका ध्यान बार बार स्क्रीन की तरफ जा रहा था। तभी एक मैनेजर ने बताया कि कंपनी का मुनाफा अनुमान से 2 करोड़ कम रह गया है। मू शिंगवान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैनेजर झांग, मुझे इसका जवाब चाहिए। 3 दिन में समस्या हल नहीं हुई तो अपना पद खुद छोड़ देना। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी असिस्टेंट एक नंगे पैर छोटे बच्चे को गोद में लेकर अंदर आया।
मुजोंग, छोटा साहब जाग गए हैं, रोते हुए आपको ढूंढ रहे हैं। सभी लोग सोच रहे थे कि मू शिंगवान उसे डांटकर बाहर भेज देगी, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा रवैया बदल गया। उसने तुरंत रोते हुए बो युआन को गोद में लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। बो युआन ने मीटिंग में बैठे गंभीर चेहरों को देखा और अचानक एक प्यारी सी मुस्कान दे दी। पूरा कमरा उसकी मासूमियत से पिघल गया। मू शिंगवान ने फिर से सबकी तरफ देखा। जारी रखो। उसने एक हाथ से बच्चे को संभाला और दूसरे हाथ से रिपोर्ट पर कई प्रस्तावों को खारिज कर दिया। सभी प्रस्ताव दोबारा तैयार करो, आज रात जमा करो। अगर यही तुम्हारी क्षमता है तो अपनी जगह किसी और को दे दो। तभी बो युआन ने एक कैंडी उसके मुंह में डाल दी। मीठा स्वाद महसूस होते ही मू शिंगवान ने नीचे देखा। बो युआन मुस्कुराकर बोला, गुस्सा मत करो। उसने उसके सीने पर हाथ फेरते हुए उसे शांत किया। मू शिंगवान का गुस्सा सच में खत्म हो गया। ठीक है, परसों जमा करना। वह बो युआन को लेकर कमरे से बाहर चली गई। पीछे मौजूद लोग उस बच्चे के बारे में बातें करने लगे। क्या वह मुजोंग का बेटा है? लेकिन तभी स्क्रीन पर अचानक एक खबर दिखाई दी। शेंग युआन ग्रुप की सीईओ का वैवाहिक जीवन खतरे में, पूर्व पति और तीसरे व्यक्ति से जुड़ा विवाद। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर सेक्रेटरी तुरंत मू शिंगवान के ऑफिस में पहुंचा और उसे वीडियो दिखाया। मू शिंगवान ने वीडियो देखते ही पहचान लिया। यह वही होटल का वीडियो था जिसे उसने 4 साल पहले पूरी तरह हटवा दिया था। वीडियो में मैं होटल में जाता हुआ और एक दिन बाद बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। मू शिंगवान की आंखें गहरी हो गईं। तभी बो युआन ने उसका ध्यान खींचा। उसने सिर्फ 4 शब्द कहे, इसे तुरंत हटा दो। उधर मैं भी लगातार 24 घंटे ऑपरेशन करने के बाद बेहद थका हुआ बाहर आया था। मेरा असिस्टेंट काफी देर से कुछ कहना चाहता था। आखिर मैंने पूछा, क्या बात है? उसने मुझे इंटरनेट पर चल रही खबर दिखाई। मैंने सिर्फ एक नजर डाली और कहा, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम लैब पर ध्यान दो। फिर मैंने 4 साल से बंद एक नंबर पर फोन किया। सेक्रेटरी चेंग, होटल की पुरानी रिकॉर्डिंग तुरंत हटवाओ। उसने जवाब दिया, सर समझ गया, अभी कार्रवाई कर रहा हूं। 4 साल पहले की होटल रिकॉर्डिंग किसी ने चोरी से बचाकर रखी थी। मैंने फोन रख दिया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। कुछ देर बाद खबरें अचानक पूरे इंटरनेट से गायब हो गईं। मेरा नाम तक सर्च नहीं हो रहा था। सेक्रेटरी ने यह बात मू शिंगवान को बताई तो उसकी नजर बो युआन पर टिक गई। एक साधारण अनाथ बच्चे के पीछे इतनी ताकत कैसे हो सकती थी? उसे पहली बार बो युआन की असली पहचान जानने की इच्छा हुई। बो युआन ने उसकी गोद में बैठकर कंप्यूटर की तरफ इशारा किया और मासूमियत से कार्टून का नाम बताया। मू शिंगवान ने पूरे ऑफिस में उस कार्टून को खोजवाया और आखिरकार उसे चलाकर बो युआन को दिखाने लगी। कुछ ही देर में नजारा बदल गया। बो युआन उसकी गोद में बैठा दूध पीते हुए कार्टून देख रहा था, जबकि मू शिंगवान एक हाथ से उसे संभालकर दूसरे हाथ से अपना काम कर रही थी। उधर मैं 2 मरीजों को देखने के बाद आराम करने लौटा तो अचानक मुझे अपने बेटे की याद आई। मैंने तुरंत हाउसकीपर को फोन किया, लेकिन जवाब सुनते ही मैं हैरान रह गया। बो युआन को मू शिंगवान अपने साथ कंपनी ले गई हैं। मैं कुछ पल चुप रहा। पहले जब मेरी बेटियां उससे चिपकी रहती थीं, तब भी वह उन्हें ऑफिस नहीं आने देती थी, और अब वह मेरे बेटे को ही अपने साथ ले गई थी। मैंने मन ही मन सोचा, आखिर इस औरत को हो क्या गया है? मुझे नहीं पता था कि मेरी वापसी के रास्ते में मू शिंगवान बो युआन को लेकर मेरी दोनों बेटियों को लेने जा रही थी। बो युआन रास्ते भर सोता रहा, इसीलिए मू शिंगवान उसे गोद में लिए बैठी रही। उसके मन में भी सवाल था कि इस बच्चे के लिए उसके दिल में इतनी स्वाभाविक ममता क्यों है। जब वे स्कूल पहुंचे तो टीचर ने घबराकर कहा, मू मैडम, ये दोनों बच्चियां तो उनके पापा काफी देर पहले ही ले गए। मू शिंगवान की भौहें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बच्चों के पिता तो शहर से बाहर थे। उसने ठंडे स्वर में सिर्फ 3 शब्द कहे, सीसीटीवी फुटेज निकालो। फुटेज में दोनों बच्चियां स्कूल से निकलकर एक जानी पहचानी कार की तरफ दौड़ती दिखाई दी। वे खुशी से चिल्लाईं, पापा! कार की खिड़की थोड़ी खुली और अंदर से मेरे जैसा दिखने वाला एक आदमी हाथ हिलाता नजर आया। बच्चों ने बिना सोचे उसके साथ कार में बैठ गए। कार का नंबर भी वहीं था। मू शिंगवान का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने तुरंत रास्ते के कैमरों की फुटेज निकलवाई। पता चला कि कार मेरे घर की दिशा में जाने के बजाय एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ गई थी। वहां एक भारी भरकम आदमी ने दोनों बच्चियों को कार से उतारा और उन्हें अंदर ले गया।
बाद में वही कार समुद्र के किनारे दिखाई दी और सारे निशान मिटा दिए गए। बो युआन ने मू शिंगवान के बदले हुए चेहरे को महसूस किया और चुपचाप उसकी गोद में सिमट गया। मू शिंगवान उसे लेकर वापस मू परिवार के घर पहुंची। वहीं वांग बाहर आया और घबराकर पूछने लगा, वानवान, श्याओतिंग और श्याओशी कहाँ हैं? मू शिंगवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे अंदर चली गई। वांग असल में एक जरूरी फाइल लेने आया था। उसने बो युआन को वापस भेजना चाहा, लेकिन बच्चा उसे कसकर पकड़कर सिर्फ अपनी बहनों को ढूंढने की बात करता रहा। कार के जाते ही वांग ने फोन निकाला और ठंडे स्वर में कहा, बच्चों पर नजर रखो, मू परिवार को उन्हें ढूंढने मत देना। उधर मैं जिंगझो पहुंच चुका था। बेटियों के गायब होने की खबर मिलते ही मैंने लाओ गुई को पूरी जांच का आदेश दिया। मू शिंगवान की सीसीटीवी फुटेज देखकर मुझे समझ आया कि बच्चों को मेरे जैसा दिखने वाला आदमी बहला ले गया था। मैंने लाओ गुई को फैक्ट्री के पीछे तलाशी लेने भेजा और वांग की कॉल हिस्ट्री पर नजर रखने को कहा। जल्द ही सुराग मिल गया। वो युआनमू परिवार के घर में था, इसलिए मैं सीधे वहां पहुंच गया। मैंने अंदर जाते ही पूछा, वांग कहाँ है? नौकरानी ने ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। मैं अपने लोगों के साथ कमरे में पहुंचा। दरवाजा लात मारकर खुला तो वांग बुरी तरह डर गया। तुम यहां कैसे आए? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ लाओ गुई को इशारा किया। उसने वांग का जबड़ा पकड़ा और एक काली गोली उसके मुंह में डाल दी। वांग घबराकर बोला, तुमने मुझे क्या दिया? मैंने ठंडे स्वर में कहा, जहर। कुछ ही पल में उसके सीने में तेज दर्द शुरू हो गया। वह चीखा, मुझे इसका इलाज दो। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, मेरी बेटियां कहां हैं? वह बहाने बनाने ही वाला था कि तभी मू शिंगवान बो युआन को लेकर वहां पहुंची। वांग उसे देखकर मदद के लिए दौड़ा, लेकिन मू शिंगवान ने बो युआन को बचाने के लिए खुद को एक तरफ कर लिया और वांग जमीन पर गिर पड़ा। मैं आगे बढ़ा और अपने बेटे को उसकी गोद से उठा लिया। बो युआन ने मेरी आवाज पहचानी और तुरंत मेरी छाती से लगकर बोला, पापा, मुझे दीदी के पास जाना है। मैंने उसे लाओ गुई के हवाले किया। वांग ने मू शिंगवान से रोते हुए कहा कि मैंने उसे झर दिया है। मू शिंगवान ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? मैंने ठंडे स्वर में कहा, मेरे लोगों ने पता लगाया है कि लड़कियों के गायब होने का संबंध उसी से है। वांग तुरंत मासूम बन गया। वानवान, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? मू शिंगवान ने बहस नहीं की। उसने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, कोई समस्या नहीं है। वांग चिल्लाया, असंभव, मेरे दिल में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कीड़े काट रहे हों। तभी डॉक्टर की नजर मुझ पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। वह सबके सामने बोल पड़ा, गुरुजी, आप आखिर जिंगझो वापस आ गए। कमरे में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। मुशिंगवान भी मेरी तरफ देखने लगी। 4 साल पहले मैंने इस डॉक्टर को इलाज के दौरान एक दवा दी थी। उसने उसी दवा पर शोध करके कई पुरस्कार जीते थे और तभी से मुझे अपना गुरु मानता था। वांग का चेहरा जलन से विकृत हो गया। वह फिर चिल्लाया, यही आदमी मुझे जहर देकर मारना चाहता है। डॉक्टर की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत मुशिंगवान से कहा, मुजोंग, मैं मिस्टर वांग को अस्पताल ले जाकर पूरी जांच करना चाहता हूं। लेकिन उसकी नजर में मरीज से ज्यादा मेरी दवा का रहस्य था। वांग घबरा गया और तुरंत मू शिंगवान का हाथ पकड़ लिया। तभी मू शिंगवान मेरे सामने आकर बोली, तुमने सबूत की बात की थी, सबूत कहां है? मैंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में वांग की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मू परिवार की दोनों बच्चियों को पकड़ लो। मू शिंगवान को यकीन होना चाहिए कि यह सब चेन ने किया है और चेन की बेटी को बेच देना। उसके बाद भी वांग सफाई देने लगा, वानवान, यह सच नहीं है, तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे अंदर का गुस्सा लगभग फट पड़ा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मेरी बेटियों के एक भी बाल को नुकसान पहुंचा तो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाओगे। वांग ने तुरंत मुशिंगवान की तरफ देखकर रोना शुरू कर दिया। वानवान, तुमने सुना? उसने खुद माना है कि उसने मुझे जहर दिया है। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने सोए हुए बेटे को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन लाओ गुई ने बो युआन को संभालते हुए कहा, मैं इसे पकड़ लेता हूं। मू शिंगवान की ठंडी नजरें मेरे और लाओ गुई के बीच घूमने लगीं। तभी लाओ गुई की गोद में सोए बो युआन ने नींद में धीरे से कहा, पापा। लाओ गुई मुस्कुराया और उसकी पीठ थपथपाई। सो जाओ बच्चे,
अपने बेटे को सोता देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया। जब वह पूरी तरह सो गया, मैं लाओ गुई के साथ वहां से निकल गया। मूशिंगवान के पास से गुजरते हुए मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इस औरत ने मुझे सिर्फ निराश किया था। मुंह परिवार के बाहर मेरे और मूशिंगवान के लोग आमने सामने खड़े थे। बाहर आते ही मेरे बॉडीगार्ड ने हमें घेर लिया और मैं वहां से निकल गया। मैंने तुरंत लाओगुई को आदेश दिया कि वांग के बचे हुए साथियों और खासकर उसके सभी करीबी लोगों की तलाश करे। कुछ देर बाद आखिरकार हमें एक पता मिला, लेकिन नाम देखते ही मैं चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? जिस कार का इस्तेमाल बच्चों को ले जाने में हुआ था, वह जियांग जीशु के नाम पर थी। मैं अपने लोगों के साथ एक बार पहुंचा तो वह शराब में डूबा बैठा था। मैंने एक बाल्टी ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया। वह घबरा कर उठा। चेन भाई, क्या फेंकियों के साथ कुछ हुआ है? मैंने उसके सामने कार की तस्वीर फेंकी। ये कार तुम्हारी है? उसने तस्वीर देखकर सिर हिलाया। हाँ हाँ, मेरी है, लेकिन कुछ समय पहले मैंने इसे अपने दोस्त को दे दिया था। मैंने उसकी बात पूरी कर दी। फेंक्यू को इसी कार की वजह से तुम्हारे अफेयर का पता चला था और उसने दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। सही कह रहा हूं? जियांग जीशु का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसने कॉल करके वांग बोहड़ों को बुलाया, क्योंकि इन सब का मास्टरमाइंड वही था और यह कार भी उसी ने ली थी। उसके आते ही, अब बताओ, आज शाम 4 बजे तुम कहां थे? मैं मैं घर पर था। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं कोई दयालु इंसान नहीं हूं, आखिरी मौका है। 4 बजे तुमने क्या किया? वह डरकर भी झूठ बोलता रहा। मुझे छोड़ दो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अचानक उसके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे और वह दर्द से चीखने लगा। आखिरकार वह टूट गया। बच्चे, शहर के बाहर लोरी गांव में! लाओ गुई ने तुरंत लोगों को वहां भेज दिया। वह रोते हुए कबूल करने लगा। वांग के लोगों ने मुझे 20 लाख नहीं, सिर्फ 20,000 दिए थे। मेरी मां अस्पताल में है। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने मदद की तो पैसे देंगे। मैं मजबूर था। मैंने उसके आंसू देखकर हल्की सी हंसी। तुम्हें लगता है कि झूठी कहानी सुनाकर माफी मिल जाएगी? तुम जियांग जीशु नहीं हो। फिर मैंने उसका पूरा सच उजागर कर दिया। तुम अनाथ थे। लोरी गांव के एक दंपति ने तुम्हें पाला। पढ़ाई खत्म होते ही तुमने अपने बीमार पालक पिता के इलाज के पैसे चुरा लिए। बाद में तुम्हारी पालक मां को भी वांग के परिवार को बेच दिया। वह डर से जमीन पर कांपने लगा। जियांग जीशु भी यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह कभी इसी झूठी कहानी पर भरोसा करके उसके लिए फेंक यू से झूठ बोलता रहा था। तभी लाओ गुई ने मेरे कान में कुछ कहा। पता मिल गया। मैंने सिर हिलाया और तुरंत निकलने का आदेश दिया। वह आदमी मेरी टांग पकड़कर गिड़गिड़ाया। आपने कहा था कि मुझे दवा का इलाज देंगे। मैंने उसे लात से दूर किया। इलाज यही है कि आज की रात किसी तरह गुजारो। वह घबराकर पूछने लगा, और अगर मैं रात नहीं निकाल पाया तो? मैंने ठंडे स्वर में कहा, तो मर जाना। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब मैं लोअरी गांव पहुंचा, लाओ गुई ने पहले ही जगह साफ कर दी थी। मेरी दोनों बेटियां, ये तिंग और ये शियायु, बॉडीगार्ड की गोद में थीं। दोनों गहरी नींद में थीं और साफ लग रहा था कि उन्हें कोई दवा दी गई थी। उन्हें देखकर मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने तुरंत लाओ गुई को बोयुआन को लेने वापस भेजा और दोनों बेटियों को लेकर जीआन लैब जाने का फैसला किया। मुझे खुद जांच करनी थी कि उनके शरीर में दी गई दवा से कोई नुकसान तो नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही मैं बच्चियों को लेकर उसमें बैठने वाला था, एक काली मैबैक तेजी से वहां आकर रुकी। मूशिंगवान कार से उतरी और सीधे मेरी तरफ बढ़ी। उसने बच्चियों को गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत एक कदम पीछे हटकर उन्हें और कसकर पकड़ लिया। मैंने व्यंग्य से कहा, शेंगयुआन ग्रुप की सीईओ होकर भी बच्चों को ढूंढने की क्षमता मुझसे कम निकली। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ बच्चियों पर थी। श्याओतिंग और शियाओशी ठीक है? मैंने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे रोका तो शायद ठीक नहीं रहेंगी। उसकी नजर हेलीकॉप्टर पर गई। यह जीआन लैब का विशेष विमान था, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उनकी मां हूं। तुम हर बार मुझे बच्चों से दूर नहीं कर सकते। चेन, मैं भी इन दोनों से उतना ही प्यार करती हूं। वह मेरे सामने आकर बोली, या तो बच्चों को मेरे हवाले करो या मुझे अपने साथ ले चलो। उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था। बच्चियों को जल्द इलाज दिलाने के लिए मैंने आखिरकार सिर हिलाया
और उसे हेलीकॉप्टर में चढ़ने दिया। तभी एक आदमी सुरक्षा घेरा तोड़कर दौड़ता हुआ आया। वह वांग था। उसकी शर्ट अस्त व्यस्त थी और आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसने हेलीकॉप्टर में बैठी मू शिंगवान को देखते हुए कांपती आवाज में पुकारा, शिंगवान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उस आदमी को देखकर ठंडी हंसी हंसी और मू शिंगवान से कहा, मू शिंगवान, तुम्हारा प्यारा छोटा भाई तुम्हें लेने आया है। देखो कितना बेचारा बन रहा है। क्या तुम इसे छोड़कर जा पाओगी? मू शिंगवान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इसे वापस ले जाओ। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चेन, अभी बहस करने का समय नहीं है। हमारी बेटियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अचानक उसने मेरे मुड़े हुए शर्ट के कॉलर को ठीक किया। उसकी अचानक बढ़ी नजदीकी से मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक तरफ बैठ गया। लगातार भागदौड़ और तनाव से शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन फिर भी मैंने बच्चियों को कसकर पकड़े रखा। नींद आने लगी तो महसूस हुआ कि किसी ने अपनी ठंडी खुशबू वाली लंबी कोट मेरे ऊपर डाल दी है। वह मू शिंगवान की कोट थी। जब हम जियान लैब पहुंचे, बच्चियों को तुरंत विशेष मेडिकल विमान में ले जाया गया। कुछ देर बाद दोनों बच्चियां जागीं। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और सांसें बेहद कमजोर थीं। लैब की मेडिकल टीम पहले से तैयार थी। मुख्य असिस्टेंट ने मेरे सामने झुककर कहा, सब तैयार है। फिर उसने मुझे गंभीरता से संबोधित किया, प्रोफेसर ये कृपया मेरे साथ आइए। मुशिंगवान की आंखें अचानक फैल गईं। उसे पहली बार पता चला कि मैं सिर्फ लैब का निवेशक नहीं, बल्कि यहां की मुख्य तकनीक का जिम्मेदार व्यक्ति भी था। बच्चियों को ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया गया। मू शिंगवान अंदर जाना चाहती थी, लेकिन असिस्टेंट ने उसे रोक दिया। मुनुशी, कृपया बाहर इंतजार करें। मैंने सफेद कोट पहना, हाथ साफ किए और खुद मशीनों के सामने खड़ा हो गया। लैब के बाकी डॉक्टरों ने बच्चियों को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और तुरंत समझ गए। प्रोफेसर, ये आपकी दोनों बेटियां हैं। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी नजर सिर्फ स्क्रीन पर थी। जब आखिरकार ब्लड रिपोर्ट सामने आई, मेरा पूरा शरीर जैसे बर्फ बन गया। असिस्टेंट का चेहरा भी बदल गया। यह वही नई दवा है जो बच्चों के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। शीशे के दूसरी तरफ डॉक्टर ने मू शिंगवान को बताया, मुनुशी, सौभाग्य से बच्चे समय पर पहुंच गए। अगर आधे घंटे और देर होती तो उनके दिमागी विकास को स्थायी नुकसान हो सकता था। यहां तक कि वे मानसिक रूप से विकलांग भी हो सकती थीं। मू शिंगवान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अंदर मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ गुस्सा था। मैं बाहर आया और उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। मू शिंगवान, यही है तुम्हारा तथाकथित संरक्षण। मैंने फोन निकाला और फैन जियान की रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में उसने खुद कबूल किया था कि उसने बच्चियों को दवा दी थी और यह सब वांग के परिवार की योजना थी। जहरीली दवा भी उन्हें वहीं से मिली थी। मू शिंगवान चुपचाप पूरी रिकॉर्डिंग सुनती रही। उसकी आंखों में पहली बार सदमा दिखाई दिया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इस मामले की पूरी सच्चाई खुद पता करूंगी। अगर वांग और उसके परिवार ने यह किया है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं व्यंग्य से हंसा। जांच करोगी? वह तुम्हारा बचपन का प्यारा भाई है। सालों पहले तुमने उसी के लिए मुझसे तलाक लिया था। अब क्या तुम सच में उसके खिलाफ जाओगी? वह थकी हुई आवाज में बोली, तुम साफ चाहते हो कि मैं उसका पक्ष न लूं। फिर ऐसी बातें करके हम दोनों को परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने एक कदम पीछे हटकर कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैंने यह रिकॉर्डिंग तुम्हारी राय लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह बताने के लिए दी है कि वांग परिवार का अंत अब तय है। मैंने सारे सबूत उसके फोन पर भेज दिए। फाइल भेज दी है। लैब के बगल में परिवार के लिए आराम करने की जगह है, वहीं रहना। मेरी बेटियों के इलाज में दखल मत देना। मैं मुड़ा और चला गया, लेकिन मू शिंगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी उनके साथ रहूंगी। आखिरकार वह बच्चियों के पास बैठी रही और मैं सोफे पर लेट गया। रात में मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे उठाकर आराम से सोफे पर लिटाया और मेरे ऊपर कंबल डाल दिया। मू शिंगवान कुछ देर मेरे सामने बैठकर मुझे देखती रही। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। सुबह मेरी आंख खुली तो वह जा चुकी थी। बच्चियों के चेहरे अब पहले से काफी बेहतर थे और मेरी चिंता थोड़ी कम हुई। दोपहर के करीब असिस्टेंट का फोन आया।
प्रोफेसर, मुझने पूरे शहर में इनाम घोषित किया है। वह हमारी लैब के सबसे रहस्यमय एक्स प्रोफेसर को ढूंढ रही है। मेरी उंगलियां ही फोन पर कस गईं। दुनिया में सिर्फ हमारी मुख्य टीम जानती थी कि एक्स प्रोफेसर असल में मैं हूं। वह मुझे क्यों ढूंढ रही है? असिस्टेंट कुछ पल चुप रहा। वांग के लिए। वह चाहती है कि प्रोफेसर उसके चेहरे का निशान ठीक कर दें। मेरे कानों में जैसे बिजली गिर गई। जिस आदमी ने मेरी बेटियों को लगभग मौत के करीब पहुंचा दिया, उसके इलाज के लिए वह मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, तो वह यहां बच्चों के लिए नहीं रुकी थी। मेरे अंदर बची आखिरी गर्माहट भी खत्म हो गई। तभी दरवाजा खुला। मू शिंगवान हाथ में एक सुंदर खाने का डिब्बा लेकर अंदर आई। जाग गए? आओ कुछ खा लो। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, रख दो, मेरा मन नहीं है। उसका हाथ कुछ पल हवा में रुका, फिर उसने चुपचाप डिब्बा मेज पर रख दिया। कमरे में भारी खामोशी छा गई। तभी अचानक अस्पताल के बिस्तर से हल्की आवाज आई। मेरी दोनों बेटियां लगभग एक साथ जाग गईं। आसपास का माहौल देखते ही उनकी आंखों में डर भर गया और आंसू बहने लगे। दोनों ने एक साथ रोते हुए पुकारा, पापा, मम्मी। मैं और मू शिंगवान एक साथ उनकी तरफ दौड़ पड़े। उधर मू शिंगवान ने दूसरी बेटी को सीने से लगाया और लगातार उसकी पीठ थपथपाकर शांत करती रही। डॉक्टर ने दोनों की पूरी जांच की और बताया कि उनकी हालत धीरे धीरे बेहतर हो रही है। मैं और मू शिंगवान मिलकर उन्हें थोड़ा थोड़ा दलिया खिलाने लगे। अगले कई घंटे हमने उस भयानक अपहरण का जिक्र तक नहीं किया, बस चुपचाप अपनी बेटियों की देखभाल करते रहे। लेकिन असली परेशानी रात में शुरू हुई। दोनों बच्चियों को बार बार तेज बुखार आने लगा। वे नींद में डरकर चीखतीं और पसीने से पूरी तरह भीग जातीं। मैं और मू शिंगवान पूरी रात उनके पास लगे रहे। गर्म पानी से तौलिया भिगोकर शरीर पोंछते, कपड़े बदलते और तापमान कम करने की कोशिश करते रहे। आखिरकार दोनों गहरी नींद में सो गईं। तब तक हम दोनों भी पूरी तरह थक चुके थे। मेरी शर्ट पसीने से पीठ से चिपक गई थी। मैंने कॉलर के 2 बटन खोल दिए। मू शिंगवान की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों बच्चियां इतनी असुरक्षित महसूस कर रही थीं कि हम में से किसी के जरा सा हिलने पर दूसरी भी जाग कर रोने लगती थी। और यह लैब मेरी निजी जगह थी। इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता था। मू शिंगवान के असिस्टेंट ने साफ कपड़े भेजे, लेकिन उन्हें बाहरी सुरक्षा द्वार पर ही रोक दिया गया। मैंने 2 जोड़ी कपड़े मंगवाए और एक जोड़ी मू शिंगवान को दे दी। उसने ढीले ग्रे कपड़े पहन लिए। रोज की कठोर सीयों जैसी छवि के बजाय वह कुछ नरम लग रही थी। वह धीरे धीरे अपने गीले बाल सुखा रही थी ताकि बच्चियां न जागें। मैं पास वाले कमरे में जाने ही वाला था कि उसने अचानक पूछा, क्या तुम इस प्रोफेसर को जानते हो? मैं रुक गया और उसकी तरफ देखा। मैंने इनकार नहीं किया। वह सीधे मुद्दे पर आई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि बात उसी वांग आदमी की है। उसने सुना है कि एस प्रोफेसर ने एक नई दवा बनाई है जो उसके चेहरे का निशान ठीक कर सकती है। मैंने ठंडी हंसी हंसी। नहीं, मुशिंगवान ने समझाने की कोशिश की। उसने कभी शियाओशी को बचाया था। उसके चेहरे का निशान भी उसी वजह से। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। मेरी आवाज में गुस्सा साफ था। उसने दूसरों का परिवार तोड़ा, मेरी बच्चियों को नुकसान पहुंचाया और उन्हें ऐसी दवा दी जो उनकी याददाश्त तक मिटा सकती थी। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, चाहे तुम्हारे और उसके बीच पुराना रिश्ता हो या तुम अब भी उसके लिए कुछ महसूस करती हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे वकील उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। अब उसे जेल जाते देखना। मू शिंगवान वहीं खड़ी रह गई। मैंने कहा, याद रखना, तुम यहां सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी बेटियों की मां हो। किसी ऐसे आदमी के लिए मुझे परेशान मत करो। मैं जाने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस मुझे प्रोफेसर से मिलवा दो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया। यह भी नहीं हो सकता। जिसने मेरी बेटियों को नुकसान पहुंचाया है उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मू शिंगवान ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बेटियों के मामले की मैं भी जांच करवा रही हूं, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद सबूतों की पुष्टि अभी बाकी है। सिर्फ तुम्हारी बात के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके शब्द मेरे लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं अचानक मुड़ा और बाथरूम में चला गया। पेट खाली था, फिर भी उल्टी होती रही।
आखिर सिर्फ खट्टा पानी ही बाहर आया। मैंने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और खुद को शांत करने की कोशिश की। बाहर मूशिंगवान मेरी हालत देखकर चुप खड़ी रही। मैं कमजोर कदमों से बाहर आया। अचानक पेट में तेज दर्द उठा और मैं झुककर पेट पकड़कर खड़ा हो गया। उसका ठंडा चेहरा पहली बार घबरा गया। फिर से खून तो नहीं निकल रहा? उसे अपनी बात का एहसास हुआ और वह पीछे हट गई। लेकिन मैं पहले ही अपनी आखिरी ताकत खो चुका था। मैंने हाथ उठाकर उसे दूर जाने का इशारा करना चाहा, लेकिन उंगली तक नहीं हिला पाया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गिरने से पहले मैं एक हल्की ठंडी खुशबू वाली बाहों में जा गिरा और आखिरी बार मुझे मूशिंगवान की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। जब मेरी आंख खुली तो सामने मेरा असिस्टेंट खड़ा था। प्रोफेसर, आप आखिर जाग गए? मेरी जूनियर तुरंत पास आकर बोली, भाई, आपने तो डरा ही दिया। आपने मुझे अपनी खास एक्यूपंक्चर तकनीक अभी सिखानी है, इतनी जल्दी मरना मत। पास खड़े लोगों ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। चुप, ऐसी बातें मत करो। वह फिर भी मजाक में बोली, अगर ये मर गए तो सिर वापस सिल देना, बस सिलाई अच्छी रखना। मैं इन लोगों की बातें सुनकर बेबस हो गया। फिर मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। मूशिंगवान कहीं नहीं थी। मेरे असिस्टेंट ने तुरंत बताया, प्रोफेसर, आपको मुनुशी ही यहां लेकर आई थी। अभी वह नीचे दोनों बच्चियों के साथ हैं। मैं उठने लगा तो बाकी लोग तुरंत मुझे रोकने लगे। तभी मेरी जूनियर फिर मुस्कुराकर बोली, आप इतनी मेहनत करके गिर गए हैं, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। अगले ही पल बाकी लोग उसे खींचकर बाहर ले गए और उसकी चीखें दूर तक सुनाई देती रहीं। कमरा आखिरकार शांत हो गया। मैंने कपड़े बदले और नीचे जाने लगा। तभी दरवाजा खुला और लाओ गुइबो युआन को गोद में लेकर अंदर आया। मुझे देखते ही बच्चा नीचे उतरने के लिए मचलने लगा और दौड़कर मेरे पास आया। वह बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन छोटा होने की वजह से लगभग गिर गया। मैं और लाओ गुई एक साथ आगे बढ़े और उसे उठाकर बिस्तर पर ले आए। बो युआन तुरंत मेरी गोद में आकर चिपक गया। लाओ गुई ने उसके हाथ से आधा खाया हुआ स्नैक हटाते हुए कहा, बो युआन, पापा बीमार हैं, उन्हें ज्यादा परेशान मत करो। बच्चे ने समझदारी से सिर हिला दिया, लेकिन मैंने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल भारी नहीं है, पापा तुम्हें गोद में रख सकते हैं। लाओ गुई मुस्कुराकर बोला, आप बस बच्चे को बिगाड़ना जानते हैं। कुछ देर बाद असिस्टेंट बो युआन को आराम कराने ले गया। मैं नीचे अपनी दोनों बेटियों के कमरे में पहुंचा। वे दोनों जाग चुकी थीं और फल खा रही थीं। मुझे देखते ही दोनों खुशी से बोली, पापा। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजर कमरे के कोने में बैठी मूशिंगवान पर चली गई। उसने बस मेरी तरफ एक ठंडी नजर डाली और फिर चुपचाप फल काटने लगी। उसके शरीर से पहले से भी ज्यादा ठंडापन महसूस हो रहा था, जैसे मेरे सामने एक बर्फ की दीवार खड़ी हो। मैं दोनों बच्चों के पास बैठ गया। शियाओटिंग, शियाओ शियू, अब कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ये टिंग ने सिर हिलाया और कांटे पर फल लेकर मेरे मुंह के पास किया। पापा, मम्मी ने जो फल काटे हैं बहुत मीठे हैं। ये शियू ने भी अपनी बहन की तरह मुझे फल खिलाया। कुछ देर बच्चों के साथ रहने के बाद मैंने म्यू शिनवान से बाहर चलने को कहा और बच्चों के लिए कार्टून चला दिया। बाहर गलियारे से दोनों बच्चे साफ दिखाई दे रहे थे। उनके शांत होते ही मैंने उसकी तरफ देखा। किंडरगार्टन की छुट्टियां आने वाली हैं। बाकी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मैं बच्चों को अपने साथ सी देश ले जाऊंगा। मैंने बहुत सोचकर यह फैसला लिया है। वांग बड़ान के म्यू परिवार में रहने के बाद मुझे डर है कि बच्चों को तीसरी बार नुकसान पहुंच सकता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम हमेशा कहते हो कि मैं वांग बाडान को निशाना बनाता हूं, लेकिन कभी सोचा है क्यों? वह चुपचाप मेरी बात सुनती रही। पढ़ाई और काम में तुम हमेशा सबसे आगे रही हो, लेकिन प्यार के मामले में तुम्हारी समझ बेहद कमजोर है। वांग बाडान तुम्हारी नजर में बिल्कुल मासूम है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार इंसान के अंदर कितने अंधेरे विचार पैदा कर सकता है? उसने धीमे से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी 5 साल की शादी रही है। शियाओटिंग और शियाओ शियू मेरे भी बच्चे हैं और तुम्हारे भी। तुम्हारे परिवार में दौलत और सत्ता के लिए अपनों को धोखा देने वाले मामले तुमने कम नहीं देखे। म्यू परिवार की दौलत इतनी ज्यादा है कि अगर वांग बाडान खुद लालची न भी हो तो उसके भविष्य के बच्चे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। वह उलझन में बोली, लेकिन उसके बच्चे का मुझसे क्या संबंध है? मैं पूरी तरह निरुत्तर हो गया। क्या तुम अब भी मानती हो कि तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी या भावना नहीं है? वह हैरान होकर बोली, हां, नहीं तो क्या?
तभी मेरा सहायक दौड़ता हुआ आया और मेरे कान में कुछ कहा। मेरा चेहरा अचानक बदल गया। मैंने म्यू शिनवान से कहा, इस बात पर अच्छी तरह सोच लेना, और उसके साथ चला गया। जब मैं रात में बच्चों के कमरे में लौटा, दोनों सो चुके थे, लेकिन म्यू शिनवान वहां नहीं थी। तभी बालकनी से आवाज आई। वह पतले कपड़ों में ठंडी रात में खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोलकर पूछा, दोपहर वाले सवाल का जवाब क्या है? वह कुछ देर ठंडी हवा में खड़ी रही, फिर बोली, मैं मान सकती हूं कि बच्चे छुट्टियों में तुम्हारे साथ रहें, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या? उसने मुश्किल से कहा, एक्स प्रोफेसर से वांग बाडान के चेहरे का इलाज करवाने में मेरी मदद करो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। ठीक है, मैं मानता हूं। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। कुछ देर पहले म्यू शिनवान ने एक कमरे में जियान तोंग को देखा था। यहां तक कि म्यू परिवार भी इस प्रयोगशाला तक नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए एक ही जवाब था, मैं। उसने मेरा पहला प्यार जियान तोंग का नाम सुना था और देखा था कि उसका नाम सुनते ही मेरा चेहरा बदल गया था। उधर मैं सोफे पर बैठा थकान से अपनी आंखें दबा रहा था। जियान तोंग कई महीनों से बेहोश थी, लेकिन अभी अभी उसकी उंगली हिली थी। जांच में पता चला कि उसके दिमाग की गतिविधियां तेज हो रही थीं। यह अच्छा संकेत था। मैंने तुरंत दवाओं की मात्रा बदली और इलाज की नई योजना बनाई। काम पूरा करके लौटा तो देखा कि मेरा बेटा सहायक के साथ आराम से सो रहा था। मैं भी थककर सोफे पर ही सो गया। पता नहीं कितनी देर बाद म्यू शिनवान वापस आई। उसकी ठंडी खुशबू मेरे पास आते ही वह कुछ पल के लिए ठिठक गई, जैसे हमारी शादी के पुराने 5 साल उसकी आंखों के सामने लौट आए हों। मैंने नींद में आंखें खोलीं और उसे देखकर अनजाने में कहा, पत्नी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि सपने में मैं उसे कई थप्पड़ मार चुका था। लेकिन म्यू शिनवान वहीं जम गई। वह सोचने लगी कि मैंने यह शब्द किसके लिए कहा। अगली सुबह मेरा सहायक फोन लेकर आया। म्यू शिनवान एक्स प्रोफेसर से वांग बाडान के इलाज के लिए सौदेबाजी कर रही थी। वह किसी भी कीमत पर उसके चेहरे के निशान ठीक करवाना चाहती थी। एक्स प्रोफेसर का किरदार मेरी शरारती जूनियर निभा रही थी। वह पहले से जानती थी कि म्यू शिनवान और मेरा रिश्ता क्या था। उसने ठंडे स्वर में कहा, म्यू मैडम, आपकी 2 बेटियां अभी इलाज में हैं और आपको किसी दूसरे आदमी की दवा की इतनी चिंता है? म्यू शिनवान ने कहा, यह मेरा निजी मामला है। मेरी जूनियर हंस पड़ी। मैं आपके बच्चों का इलाज कर रही हूं तो सिर्फ चेन की वजह से, पैसे के लिए नहीं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। म्यू शिनवान ने पूछा, तुम उसे बचाने के लिए क्या चाहती हो? मेरी जूनियर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे 3 सवालों के जवाब चाहती हूं और मुझे सच्चा जवाब चाहिए। पहला, तुम दवा मांग रही हो या प्यार? दूसरा, तुमने उसके 5 साल बर्बाद किए, क्या तुम्हें कभी अलग होने का पछतावा हुआ? और तीसरा, अगर चेन येन और वांग बाडान दोनों समुद्र में गिर जाएं और तुम सिर्फ एक को बचा सको तो किसे बचाओगी? यहां तक कि फोन पर सब सुन रहा मैं भी सन्न रह गया। क्या आखिरी सवाल सच में जरूरी था? म्यू शिनवान ने आखिर जवाब दिया, मुश्किल नहीं है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जानना चाहता था कि हमारे 5 साल उसके लिए कभी मायने रखते थे या नहीं। उसने कहा, दवा चाहिए, पछतावा है, लेकिन इस बार वांग बाडान को भी साथ रखना होगा। मेरे हाथ से फोन ढीला पड़ गया। उम्मीद नहीं थी, फिर भी दिल पूरी तरह टूट गया। यही म्यू शिनवान थी, ठंडी और बेरहम। मैंने फोन काट दिया। उधर मेरी जूनियर ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी चेन येन से प्यार नहीं किया? म्यू शिनवान कुछ पल चुप रही। उसे मेरा धोखा, मेरी दूसरी शादी और बच्चे याद आए। फिर उसे हमारी शादी के शुरुआती दिन भी याद आए। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी जूनियर से मेरे और उसके रिश्ते के बारे में पूछ लिया। मेरी जूनियर ने आंखें घुमाकर जानबूझकर कहा, मैं चेनगो की जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण औरत हूं। मैं पहली इंसान थी जिसने बोयुआन को गोद में उठाया था और उसकी सबसे प्यारी औरत हमेशा मैं ही रहूंगी। म्यू शिनवान की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गईं। चेहरे पर फिर भी कोई भाव नहीं था। उसकी आत्मनियंत्रण की ताकत सच में बहुत डरावनी थी। मेरी जूनियर ने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। तभी म्यू शिनवान ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें पता है कि उसकी शादी हो चुकी है? जूनियर हैरान हुई। शादी? ये कैसे हो सकता है? फिर उसे समझ आया कि शायद मैंने अपनी पूर्व पत्नी से यह बात छिपाई है। वह मुस्कुराकर बोली,
उससे क्या फर्क पड़ता है? म्यू शिनवान ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम उसकी प्रेमिका हो? जूनियर ने जानबूझकर कहा। प्रेमिका कहना बहुत साधारण होगा। सही मायने में मैं उसकी सबसे प्यारी औरत हूं। यह सुनते ही म्यू शिनवान का चेहरा काला पड़ गया। वह अचानक समझ गई कि जूनियर उसे उकसा रही है। वह खड़ी हुई और बोली, अगर एक्स प्रोफेसर सहयोग नहीं करना चाहते तो रहने दो। तभी मेरी जूनियर हंसकर बोली, अब मुझे समझ आया कि यह चेन ने तुमसे तलाक क्यों लिया। सिर्फ मेरी बात सुनकर तुमने मान लिया कि उसके और मेरे बीच कोई गलत रिश्ता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह तुम्हें नहीं चाहता। म्यू शिनवान पलटी। उसका पूरा व्यक्तित्व अचानक बदल गया। उसकी नजरें इतनी तीखी थीं कि जूनियर भी समझ गई कि अब तक उसका शांत रहना सिर्फ दिखावा था। म्यू शिनवान ने पूछा, तुम एक्स प्रोफेसर नहीं हो? जूनियर बिना घबराए बोली, सही कहा। असली एक्स प्रोफेसर मेरी सीनियर हैं। उनके पास तुम्हारे जैसे आदमी के प्रेमी का इलाज करने का समय नहीं है। म्यू शिनवान ने तुरंत उसकी असली पहचान बता दी और कहा, मियाओ शियाओशान, तुम हांगकांग के मियाओ परिवार की वह नाजायज बेटी हो जिसे परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। तुम्हें मेरे सामने इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है। मियाओ शियाओशान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपनी कलाई में बंधे सफेद जेड के कंगन को पकड़ा, गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर वह मुस्कुराकर बोली, म्यू मैडम, आप गलती से यह चेन से प्यार मत कर बैठना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा मैं बनूंगी। म्यू शिनवान ने उसे शांत नजरों से देखा। अगर कभी ऐसा हुआ भी तो तुम हमारे मामले में दखल देने की ताकत नहीं रखती। मियाओ शियाओशान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, देखते हैं। मैं शर्त लगाती हूं कि एक दिन तुम येशेन के प्यार में जरूर पड़ोगी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा राज है जो सब कुछ बदल सकता है। उसकी बातें म्यू शिनवान के दिमाग में गूंजती रहीं। जब वह वापस अस्पताल पहुंची, मैंने दोनों बच्चों को नाश्ता करवाते हुए देखा। तभी सहायक बोयुआन को लेकर आया। छोटा बच्चा म्यू शिनवान को छोड़कर सीधे मेरी गोद में आ गया। पापा। मैंने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वह दूध पीते हुए अपनी दोनों बहनों की तरफ हाथ हिलाने लगा। म्यू शिनवान प्रयोगशाला में एक हफ्ते से थी और आज उसका आखिरी दिन था। जाने से पहले वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए संपर्क कर दिया था। बात नहीं बनी तो यह तुम्हारी समस्या है। लेकिन उसने कहा, जिससे मेरी मुलाकात हुई वह एक्स प्रोफेसर नहीं बल्कि मियाओ शियाओशान थी। मेरी आंखों में तुरंत सतर्कता आ गई। मैंने पूछा, क्या तुम मियाओ परिवार के लोगों को जानती हो? वह बोली, हां, देखा है। उसका जवाब सुनते ही मुझे वह दिन याद आ गया जब मैंने मियाओ शियाओशान को पहली बार बचाया था। तब मैंने म्यू शिनवान को धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी पहचान उजागर की तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। म्यू शिनवान मेरी तरफ बढ़ी और ठंडे स्वर में बोली, शीचेन, तुम्हारे दिल में आखिर कितनी औरतें हैं? जहां तक मुझे पता है, तुम्हारी पहली मोहब्बत, पूर्व पत्नी और प्रेमिका और कितनी है? मैं उसकी कल्पनाओं पर बस हल्का सा मुस्कुराया। म्यू मैडम, आप निश्चिंत रहिए। चाहे मेरा दिल कितने भी हिस्सों में बढ़ जाए, उसमें तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। मेरे शब्दों ने उसके दिल को चीर दिया। तभी तीनों बच्चे दौड़ते हुए आए। मम्मी, पतंग पेड़ पर फंस गई है। ये शियू म्यू शिनवान का हाथ पकड़कर उसे पतंग लेने ले गई। मैं भी बच्चों के पीछे चला गया। म्यू शिनवान की गोद में बैठी ये शियू पतंग पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। तभी उसका शरीर अचानक पीछे की ओर झुका। सावधान! मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसी समय म्यू शिनवान ने भी हाथ बढ़ाया। हमारे हाथ बच्चे को संभालते हुए एक दूसरे से टकरा गए। आखिरकार मैंने ये शियू को अपनी गोद में ले लिया। बच्ची डर गई थी, इसलिए मैंने उसे सहलाते हुए कहा, डरना मत, पापा ने तुम्हें पकड़ लिया है। म्यू शिनवान ने हमें छोड़ दिया, लेकिन ये शियू बार बार हमारी तरफ देखने लगी, जैसे उसे अभी मिली गर्माहट छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चों की खुशी के लिए हम दोनों ने उनके साथ पतंग उड़ाई। फिर बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। ये शियू ने म्यू शिनवान का नीला स्कार्फ मांगा। फिर वह मेरे पास दौड़ी और बोली, पापा, इससे अपनी आंखें बांध लो। मैंने स्कार्फ लिया। कुछ देर बाद मैं आंखों पर उसी स्कार्फ की पट्टी बांधे बच्चों को ढूंढ रहा था। उनकी हंसी से मुझे उनका स्थान समझ आ रहा था। आखिर में सिर्फ ये शियू बची। हवा चली और मुझे उसकी पहचान वाली खुशबू महसूस हुई।
मैं मुस्कुराया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, शियू, पापा ने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मैंने सामने वाले हाथ को पकड़ा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। वह हाथ बच्चे का नहीं था। मैंने आंखों से स्कार्फ हटाया और सामने देखा। मेरे सामने मियाओ शियाओ शान थी, जो मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। चेनगो, देखो तुम्हें कौन मिला है। मेरी नजर धीरे धीरे नीचे गई और एक चमकती हुई आंखों की जोड़ी पर टिक गई। वह जियान तोंग थी। मेरे पीछे म्यू शिनवान ये शियू को पकड़े खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद ठंडा था और उसकी नजरें व्हील चेयर पर बैठी जियान तोंग पर टिक गईं। जियान तोंग अभी अभी होश में आई थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, ये शेन, बहुत समय हो गया। मैंने हाथ में पकड़ा स्कार्फ कसकर थामा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत समय हो गया। जियान तोंग, उसने पूछा, तुम्हें सब पता है? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें यहां लाने को कहा था। वह काफी देर चुप रही, फिर धीरे से सिर्फ 3 शब्द बोली, धन्यवाद। 6-7 साल बाद हमारी मुलाकात में सिर्फ एक अजीब सी दूरी बची थी। लेकिन म्यू शिनवान की नजर में यह सब कुछ अलग था। मेरी पहली मोहब्बत से मेरी अचानक हुई मुलाकात। तभी ये शियू की आवाज आई, मम्मी, आपने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा है। म्यू शिनवान ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन उसकी नजर अब भी जियान तोंग पर टिकी थी। दोनों औरतों की नजरें मिली। बिना एक शब्द बोले उनके बीच एक खामोश मुकाबला शुरू हो चुका था। शिनवान को हमारी शादी की पहली रात याद आ गई। उस रात उसने बालकनी से जियान तोंग को हमारी तरफ देखते हुए देखा था। तब उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन बाद में उसी औरत ने उसकी शादी को बड़ा झटका दिया। तभी बोयुआन येतिंग का हाथ छोड़कर मियाओ शियाओशान की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, बुआ। वह उसकी गोद में कूद गया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, बुआ, याद आया? मियाओ शियाओशान हंसकर बोली, बोयुआन, तुमने बहुत खाना शुरू कर दिया है। बुआ अब तुम्हें उठा भी नहीं पा रही। बोयुआन मासूमियत से बोला, डरो मत, बुआ कमजोर है। मियाओ शियाओशान तुरंत अवाक रह गई। वह बोयुआन को लेकर मुशिनवान के पास गई और बोली, हेलो मू मैडम, मेरा नाम मियाओ शियाओशान है। मैं बोयुआन की बुआ हूं। फिर उसने दोनों बच्चियों से कहा, मैं तुम्हारे पापा की छोटी बहन हूं, तुम मुझे भी बुआ कह सकती हो। मुशिनवान ने उसे ठंडी नजरों से देखा और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मैंने बोयुआन को उसकी गोद से लेकर कहा, हर बार बुआ से ऊपर उठवाने की जिद करता है, बहुत शरारती हो। बोयुआन मेरी गर्दन से लिपटकर हंसने लगा। कुछ देर बाद मैं तीनों बच्चों को लेकर कमरे में लौट आया। मुशिनवान भी चुपचाप हमारे पीछे आती रही। मुझे नहीं पता था कि उसने पहले ही हमारी प्रयोगशाला की लोकेशन पता कर ली थी। जाने से पहले उसने दोनों बेटियों को देखा और मेरी तरफ आखिरी बार नजर डाली। उसकी निगाह ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे कोई शिकारी मुझे देख रहा हो। उसके जाने के बाद ही मैंने राहत की सांस ली। लेकिन प्रयोगशाला से बाहर निकलते ही उसके सेक्रेटरी ने घबराकर कहा, मू मैडम, वांग बादान के साथ कुछ हो गया है। वे तुरंत जिंगझो अस्पताल पहुंचे। वांग बादान का चेहरा खरोंचों और खून से भरा था। मू शिनवान को देखते ही वह रो पड़ा। वानवान, मेरा चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो गया। अगले ही पल खबर फैल गई कि मू शिनवान उसे इलाज के लिए विदेश लेकर गई है। वह एच देश के मशहूर अस्पताल पहुंची और भारी रकम खर्च करके पूरी मेडिकल टीम उसके इलाज में लगा दी। हालांकि खबर को कुछ ही समय में शिवान ग्रुप ने पूरी तरह दबा दिया। एक हफ्ते बाद मुशिनवान अचानक मेरी प्रयोगशाला में फिर लौट आई। मैं सोचने लगा कि वह वांग बादान को छोड़कर यहां क्यों आई है। वह दवा मैंने खुद तैयार की थी। उसका असर त्वचा से हड्डियों तक पहुंचता था और लगातार ऐसी पीड़ा देता था कि इंसान खुद अपनी त्वचा नोचने लगे। यह वांग बाधान के लिए मेरी छोटी सी सजा थी। उधर मू शिनवान कार में बैठी थी। लगातार एक हफ्ते की थकान के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जब वह कुछ दिन मेरे साथ अस्पताल में रही थी तो बिना दवा के ही गहरी नींद सो गई थी। शायद इसी वजह से वह वापस आई थी। सेक्रेटरी ने कहा, मू मैडम, सर आ गए हैं। वह तुरंत कार से उतरी और मेरी ओर देखने लगी। मैंने पूछा, तुम फिर क्यों आई हो? उसने शांत स्वर में कहा, यह चेन, मुझे नींद नहीं आती। मैं हंस पड़ा। नींद नहीं आती तो दवा ले लो, मेरे पास आने से नींद कैसे आ जाएगी? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमारी शादी के दौरान मैं सबसे अच्छी नींद सोती थी, पिछले हफ्ते तुम्हारे साथ रहने पर भी। मैंने तुरंत कहा, हम साथ नहीं रह रहे थे, हम सिर्फ बच्चों की देखभाल कर रहे थे। वह अचानक बोली,
किससे डरते हो, मियाओ शियाओ शान से या जियांतोंग से? मैंने उसकी कलाई छुड़ाते हुए कहा, तुम अपनी बेटियों को नुकसान पहुंचाने वाले इंसान को बचा रही हो, मैं तुमसे कैसे न डरूं? उसने कहा, मेरे लोगों ने जांच की है, वांग बाधान ने यह सब नहीं किया, हम किसी निर्दोष को बदनाम नहीं कर सकते। मैंने पूछा, तुम्हारे सेक्रेटरी ने जांच की? वो बोली, नहीं, दूसरे सेक्रेटरी ने। तभी मुझे उसकी जैकेट से तेज पुरुषों के परफ्यूम की खुशबू आई। मैं सब समझ गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, हाथ छोड़ो। दोनों तरफ के बॉडीगार्ड तुरंत आगे आ गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और कार की ओर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला, पीछे से अचानक किसी चीज के जमीन पर गिरने की तेज आवाज आई।